नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिनों में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। मान के चलिए आप 2 महीना बचे, क्योंकि नवंबर खत्म हो गया, नवंबर एंड पे आ गया है। दिसंबर और जनवरी फरवरी में तो आपके पेपर ही होते हैं और कुछ इसमें टाइम निकल जाता है प्रैक्टिकल में। तो अभी तक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ के रखा है, तो उनको रिवीजन करना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, साल भर उन्होंने घूमा, नानी के वहां मामी के वहां टहलने के लिए गए। उनको भी अभी ऐसा कुछ चाहिए कि बोर्ड में अच्छे से अच्छा लाके देखो। 10th में टॉप करना, 10th क्लास में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। तो चलिए, आज तक जिसने पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसका बहुत अच्छे से क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम 3 चैप्टर कवर करेंगे मैथ्स के। क्लास 10th मैथ्स के हम लोग 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर हम लोग रियल नंबर कवर करेंगे, और साथ साथ में दूसरा चैप्टर हम लोग पॉलिनोमियल्स कवर करेंगे, और तीसरा चैप्टर भी कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं अपना क्या क्या चीजें, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर और ये दोनों इक्वेशन। चलिए बिना बकवास के हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले चैप्टर में आपको बहुत अच्छा चैप्टर है, और रियल नंबर का जो वेटेज रहता है एग्जाम में, रियल नंबर का जो वेटेज रहता है वो अप्रोक्स रहता है 6 मार्क्स का। आपका 6 नंबर का ये पेपर आने वाला है, 6 नंबर का ये चैप्टर है, और एकदम लहलुआ चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बेसिक, जो बच्चों ने थर्ड फोर्थ के बच्चे भी जानते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए यहाँ पर, कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया, उसका बोला प्राइम फैक्टर फाइंड करो। जैसे आपसे बोला गया 140 का प्राइम फैक्टर फाइंड करो, भाई 140 का प्राइम फैक्टर। तो बेसिक वही बिल्कुल हलवा बात है, बिल्कुल छोटा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 का कितना होगा? 70 होगा। देन उसके बाद 2 लिखेंगे, यहाँ पर 35 हो जाएगा। फिर कितना लिखेंगे? फिर आप जब देखिए 5 से हो सकता है, 5 लिखा, 5 7 35 होता है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 7 1 जा 7 हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं 140 का जो फैक्टर आया, 140 का जो फैक्टर आया वो क्या है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आया। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? देखिए, जो नंबर 2 बार रिपीट होते हैं उसकी पावर, तो 2 कितने बार है? 2 बार है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर लिखता हूं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, बस हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा किसी भी नंबर का फैक्टर निकालो, और फट से फैक्टर निकालेंगे, उसमें 2 नंबर जो रिपीटेबल होंगे, जो 3 बार, मान लीजिए 2 यहाँ पर 4 बार आया होता तो 2 की पावर 4 हो जाता, 5 यहाँ पर 5 बार आया होता तो 5 की पावर 5 हो जाता, 7 यहाँ 2 बार आया होता 7 की पावर 2 हो जाता। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा क्या है? 1560। फटाफट देखिए, ध्यान से देखिएगा, बस इसके आपको फैक्टर निकालने, कुछ नहीं करना है। लास्ट में 0 हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, ध्यान रखिएगा। 2 से किया, 2 7 जा 14 हुआ, 2 8 जा 16 हुआ, ये 0 हो गया। फिर अगेन 2 से किया, 2 3 जा 6 हुआ, 2 4 और 2 9 जा 18 हुआ, फिर ये हमारा 0 हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 हुआ, 2 और यहाँ पर 2 9 जा 18 हुआ, 2 5 जा 10 हुआ, 195। डायरेक्टली इसको 5 से काटते हैं, तो 5 3 जा 15 हुआ, यहाँ 4 बचा, 5 9 जा 45 हुआ। तो यहाँ पर अब इसको हम डायरेक्टली 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हुआ, ये 13 हो गया। फिर इसको डायरेक्टली 13 से करते हैं, 13 1 जा 13 हुआ। अब इसके जो फैक्टर आने वाले हैं, ध्यान से देखिए कि मैं रफ कर देता हूँ। इसके जो फैक्टर आने वाले हैं वो क्या है, इसका मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 आएगा। इसका आंसर इधर है, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए इसका क्या है। क्या इसका 2 इंटू इसका 1560 का जो फैक्टर आया है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है। बहुत अच्छे समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 और इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल प्राइम फैक्टर हो गया, बिल्कुल हलवा चीज थी। आई थिंक आपको बहुत, जिस बच्चे को भी कुछ भी नहीं, मैं एक्सप्लेन फिर से करता हूं। देखिए, आपको प्राइम फैक्टर पूछेगा कि इस नंबर, एक कोई भी नंबर दे देगा, बोलेगा इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करो। आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? उस नंबर का इजीली देखना है, 2 से डिवीजन, जिससे डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देना पूरा, जब तक एंड में लास्ट में 1 ना बचे। 1 बच जाए आपको छोड़ देना है। जो नंबर रिपीट हो रहा हो, जितने बार आ रहा हो उतनी पावर लिख देनी, बस खत्म हो गया फैक्टर। एक नंबर फ्री का मिल गया, चाहे जितना बड़ा नंबर है आप इजीली उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं। आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चन के पार्ट समझ में आएंगे। अब चलते हैं पार्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 2 मतलब जिसको बोलते हैं। देखिए पार्ट 2 में क्या पूछा जाएगा भाई, और भी इस टाइप पहले चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, आपको जैसे बोला जा सकता है कि आपको एलसीएम पता होगा, ठीक है, और एक फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहां लिख लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या नंबर एनओ में शॉर्ट में लिखता हूं, आप पूरा नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना। जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर, जैसे कुछ भी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, आपको दो, ये यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, आपको एक नंबर पता है 26 और एक नंबर आपको पता है 91, आपसे बोल रहा है इसका फाइंड करिए, इसका भाई फाइंड करिए कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है भी कि नहीं भी है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम 26 का एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इनका हम पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 26 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं बेटा, तो यहाँ 2 से किया तो 13 हुआ, 13 1 13 हो गया, ये हो गया। अगर मैं 91 का फैक्टर निकालता हूं तो 91 देखिए लास्ट में 1 आया हुआ, मतलब पता है 13 से होगा, लेकिन तब भी करके देख लेते हैं। तो देखिए 3 से होगा क्या? 3 से बिल्कुल नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो इसको 13 से करते हैं, और छोटे नंबर से नहीं होगा, इसी से 7 से हो जाएगा। तो 7 से करते हैं, तो 7 1 जा 7 बचा 2, 7 3 जा 21। अब उसके बाद डायरेक्टली इसको 13 से कर दे, 13 1 जा 13 हो गया। तो 26 का जो फैक्टर बेटा आया है वो क्या आया है? 2 into 13। और अगर मैं बात करता हूँ 91 का फैक्टर कितना आया है? 7 into 13। अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ आप लोग ध्यान रखेंगे, एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में आया हो, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 13, या हम इजीली 13 लिख सकते हैं। एचसीएफ कितना आ गया? 13। अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम जो आया होता है, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? जो नंबर दोनों में आया हुआ होता है उसको वन टाइम लिखेंगे, इसको लिख देते हैं, और जो नंबर दोनों में एक एक बार भी आया उनको भी लिखना होता है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं 2 into 7। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ सिर्फ कॉमन नंबर लिखते हैं और एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों नंबर लिखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? 13 2 26, 26 into 7 कर लीजिए, 26 into 7 कितना होगा? 7 6 42 का 2 कैरी गया 4, 7 2 14, 14 और 4 18, 182। तो कितना हो जाएगा? 182, 82 92, 7 6 42 का 2 कैरी गया 4, 7 2 14, हाँ 182। तो इसका ये आ गया आंसर। अब देखिए हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हम देखेंगे कि हमारा आंसर सही भी है कि हम गलत है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए हम एलसीएम की जगह हमारी वैल्यू कितनी है? 182 यहाँ पुट कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 182 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ हमारा था 13, या 13 पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा था? उसके बाद हमें बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये इन्हीं दोनों नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 26 into 91 करेंगे बेटा, तो आप ध्यान से देखेंगे, चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसका 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए देखिए कर लेते हैं। 26 का मल्टीप्लाई 91 से करते हैं तो कितना आएगा? 9 इधर 2 इधर 2366, कितना आएगा? 2366। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिएगा, ये भी 2366 ही आएगा। तो बेटा मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अगर किन्हीं दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, उनका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही एलसीएम और एलसीएफ एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। अब देखिए ये एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। आपको बेसिकली बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग एक और चीज यहाँ पर करने वाले हैं, क्या आप इसी क्वेश्चन में घुमा देगा, थोड़ा सा घुमा ये सकता है। देखिए क्या दे सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें पता है, इसका एचसीएफ और एलसीएम भी पता है, आपको एक नंबर नहीं पता है, वो नंबर निकालना है। तो इसको आप एक्सलेट कर लेंगे, 26 का इधर डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका 91 आ जाएगा। तो ऐसे ही घुमा सकता है, या आपको दे सकता है कि आपको एलसीएम पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पता है, एचसीएफ नहीं पता, तो आप इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे डिवाइड में, ये इधर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वाला टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आया कि इसमें करते क्या। फटाफट हम लोग टाइप की तरफ भागेंगे कि क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग क्या रहने वाला है, टाइप्स क्या रहने वाला है, और कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क से दे देता हूं, तो आपको फाइंड करके दिखाना है कि भाई इसका आंसर क्या ही होगा। देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसको आपको करके दिखाना है। ये है हमारा एचसीएफ हमारा 54 है और एलसीएम हमारा है 70। एलसीएम हमारा मान लीजिए है, एलसीएम एचसीएफ हमारा 4 है और एलसीएम हमारा 76 है। और आपको एक नंबर पता है, वन नंबर पता है, कितना है? 98। आपको निकालना है अनदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड करना है।
तो ये आपका होमवर्क होगा, अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको ये टाइप भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखिए एक बहुत छोटा सा टाइप इसमें और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन लिखा है, देखिए मैंने सारे क्वेश्चन लिख के रखे हैं कि कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। अब आपसे 3 नंबर का फैक्टर पूछ सकता है, इसका बोलेगा एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालो, आपको जैसे बोलेगा 12 15 और एक नंबर और लिखा हुआ है क्या 21 एंड 21, अब बोलेगा आप इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करिए। तो चलिए बेटा हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या, पहले 12 का फैक्टर निकालते हैं, 12 का फैक्टर 2 से किया 6 हुआ, 2 से किया 3 हुआ, 3 से किया 1 हुआ। कुछ लोगों को तो ये चीज बहुत आसान लग रही है, अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है भाई ये फ्री का चैप्टर है, उनको भी सीखना है ना। तो चलिए 15 का फैक्टर करते हैं, तो 15 का करते हैं तो यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 5 15 होता है, 5 से किया तो 1 हुआ, 21 का कर दिया तो 21 का कितना हुआ, 3 से किया तो हमारा 7 होगा, फिर 7 से किया तो हमारा ये 1 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था, एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। अब तीनों में देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 तीनों में नहीं है भाई, 2 तीनों में नहीं है, 3 भी तीनों में है, 3 देखिए ये यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। 3 के अलावा कोई नंबर दिख रहा है जो तीनों में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ और कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो एलसीएम में ध्यान से देखिएगा, जो नंबर कॉमन होता है उसको तो लिखते हैं, चलिए मैं 3 को लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने 3 को नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 दो बार आया, मैं 2 को 2 बार लिखूंगा, 2 into 2 2 बार हो गया। एक और चीज याद रखिएगा, अगर 2 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, लेकिन इसमें नहीं आया, तो इन दोनों में कॉमन करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर सिंगल डिजिट में 2 बार आया तो मैंने 2 बार यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद आप देखिए 5 आया तो मैंने 5 को नोट डाउन कर दिया, फिर 7 को नोट कर लिया। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, तो कितना होगा 420 हमारा हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। ये हमारा एलसीएम कितना हो गया 420, जो 420 ही से पड़ेगा वो बिल्कुल नहीं पास होगा भाई, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो एचसीएफ आपको समझ में आया और एलसीएम समझ में आया, बिल्कुल हलवा चीजें थी, जिस बच्चे को समझ में आई बहुत अच्छी बात है, और जिसको पहले से नहीं आती, जिसको पहले से आती है भाई उसको तो बहुत अच्छी बात, भाई बार बार आप रिविजन करिए, हमेशा गलतियां आसान चीजों में होती, कठिन चीजों में कभी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसकी आप प्रैक्टिस करती है, आसान चीज को आप हलवा समझ लेते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिए। तो आई थिंक आई होप आपको बहुत समझ। एक टाइप और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रैशनल इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है, बस वही सीखना है आपको, और बाकी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में। एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, ये एनसीईआरटी में प्रेजेंट भी है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का पता है और आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भी बता दिया है, देखिए 306 यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, 306 और 657 का एचसीएफ आपको 9 पता है और आपको एलसीएम निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला लिखना है, 306 into 657 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और उधर एलसीएम को क्या, एचसीएफ को क्या है डिवीजन की फॉर्म में लाना है, डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन व्हाई, ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, क्या है एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 में डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता हूं, 7 into 11 प्लस का मल्टीप्लाई बाय 13 और ये प्लस का 13 है हमारा, ये कुछ इक्वेशन दे रखी गई, और अगली एक और इक्वेशन है यहाँ पर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, उसके बाद है प्लस का 5। अब बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, एक्सप्लेन व्हाई 7, ये नंबर जो मैंने लिखे वो नंबर्स लिखे हुए मल्टीप्लिकेशन, फिर बोला है कंपोजिट नंबर, आपको ये डिफाइन करना है कि नंबर कंपोजिट होते हैं। तो बेटा कुछ नहीं सोचना, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि कंपोजिट है भी कि नहीं है। तो देखिए कंपोजिट नंबर होते क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसका जो खुद से भी डिवाइड हो, देखो 1 के अलावा, मतलब 1 के बाद भी उसका फैक्टर और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर एग्जांपल के तौर 4, तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 into 2 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं और कोई नंबर लिखता हूं, मान लीजिए मैंने जैसे लिख दिया 35, तो 35 जो होता है बेटा वो 7 की टेबल में भी आता है और आपका 5 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है, तो मतलब ऐसे नंबर जिसका और ज्यादा फैक्टर हो सके, मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बताता हूँ, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, जो खुद की टेबल में आए और सिर्फ 1 के टेबल में आए, खुद की टेबल में खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं।
कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से भी हो, 1 से भी हो, किसी और नंबर से भी हो जाए। क्लियर हो रहा होगा आपको बात। और को प्राइम नंबर वो होते हैं, को प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जो नंबर, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर खुद से भी डिवाइड हो। जैसे हमारा दे दिया गया 2 नंबर, जैसे आप सब कंफ्यूज होंगे 35 और 41। अब आप कहेंगे सर ये कैसे को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर भाई वो होते हैं जिनका इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो, इन दोनों में जो कॉमन हो सिर्फ 1 ही कॉमन हो, 1 के अलावा इन दोनों में कुछ ना कॉमन हो, वो को प्राइम है। जबकि हम बात करें 35 हमारा कंपोजिट नंबर है और ये हमारा प्राइम नंबर है, तब भी हम इन दोनों नंबर को को प्राइम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, 1 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कंपोजिट समझ में आया? कंपोजिट के इसके और भी फैक्टर होते हैं। चलिए इसमें हम अगर कॉमन करते हैं तो इसमें 13 को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस का 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा आएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 78 ऐसे कुछ करके। तो बेटा आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है, करना ही कुछ नहीं भाई। देखो 13 दोनों में आ रहा है, यहाँ पर भी मतलब 13 2 बार आ रहा है, तो 13 अगर 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब एक कंपोजिट है। और अगर सेकंड इक्वेशन में देखें तो 5 यहाँ प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये सारे नंबर, लेकिन प्लस में अपोजिट, मतलब यहाँ पर 5 का मल्टीपल भी 2 बार आ रहा है। तो जहां पर कोई भी नंबर अगर डबल टाइम रिपीट होता है, मतलब उसके और भी फैक्टर हो रहे हैं, कंपोजिट में क्या बता रहा है कि उसके और भी फैक्टर हो रहे हैं, मतलब उस नंबर के अलावा, तो इसका मतलब बेटा क्या होता है? वो कंपोजिट नंबर होता है। तो आप इजीली समझ गए कंपोजिट नंबर। बस इस क्वेश्चन का कोई मोटो नहीं था, इस क्वेश्चन का बस इतना मोटो था कि आप कंपोजिट समझ में आया, आपको को प्राइम समझ में आया, आपको रियल नंबर के सब फॉर्म, रियल में बताता हूँ, कंपोजिट, को प्राइम और प्राइम, आपको तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। फटाफट करते हैं, ये चैप्टर का एक आखिरी क्वेश्चन आपको समझना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं समझना है। ये 6 नंबर का चैप्टर था और कितना हलवा चैप्टर है। अगर यहां से 6 नंबर, भाई एक नंबर जरूरी होता, पास भी तो होना है। देखिए पासिंग मार्क्स के लिए एक नंबर, जब हलवा चैप्टर नहीं छोड़ के आओगे तो कठिन चैप्टर कहां से कर पाओगे? चलिए ध्यान से देखिए, एक और टॉपिक यहां पर स्टार्ट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि पूछा गया प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि √5 क्या है, √5 क्या है, वो इरेशनल है। √5 जो है वो इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है। चलिए बेटा ये बात प्रूव कर दे कि √5 इरेशनल है कि नहीं है। तो ऐसा चाहे √5 हो, चाहे √3 हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको प्रूव करना होता है। आप सबका फॉर्मेटिंग सेम है, एक बार आप फॉर्मेटिंग सीख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे लेट कर लेंगे कि √5 इज अ रैशनल। ये हम लेट कर लेते हैं, हमने मान लिया कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे? √5 इक्वल टू लिख लेंगे p/q। √5 p/q के है और यहां पर एक कंडीशन रखेंगे। कब है कंडीशन? ये है कि p/q जो है वो p और q जो है, p एंड q होगा वो को प्राइम होगा। क्या होगा? को प्राइम। यहां लिखते हैं व्हेन p एंड q आर अ को प्राइम नंबर है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे? एक एक स्टेप याद रखिए, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्ष में स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर बाय p और बाय q का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 से कट जाएगा तो बचेगा 5, और ये q स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा q स्क्वायर और p स्क्वायर। अब एक बात बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन मान लीजिए बन गई कुछ। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, ये इक्वेशन बन गई कुछ। यहाँ घबराना नहीं, कुछ हताश नहीं होना, बिल्कुल अच्छे समझना है। यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है? अब आप देखिए, अगर 5 इसके मल्टीपल, अगर हम 5 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो p स्क्वायर आएगा। भाई यहाँ पर हम कोई नंबर अगर लेट कर लेते हैं q की जगह पर, तो यहाँ पर ये इसके बराबर कब होगा? जब हम 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 5 में कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो p स्क्वायर आएगा। तो क्या यहाँ पर हम ये भी, अब देखिए यहाँ कुछ लिखना होगा आपको, मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये बिल्कुल, चाहे प्रूफ डेट और भी क्वेश्चन है, जैसे √3 को प्रूफ करना हो सकता है, √2 को प्रूफ करना हो सकता है, कुछ भी प्रूफ करना हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर लिखे, अगर p यहाँ पर लिख दीजिएगा 10 p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then p is also divisible by 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो भाई p भी तो 5 से डिविजिबल होगा। भाई p स्क्वायर के कुछ नंबर ब्रेक होंगे तभी तो, जैसे अगर मैं बात करूं 25 5 से डिविजिबल है, तो भाई
अगर मैं 25 को 5 इंटू 5 लिख दूं तो भी तो 5 से डिविजिबल होगा भाई, 5 से 5 कट जाएगा, बेसिक चीज है। तो ये चीज आपको समझनी थी। अब उसके बाद क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इधर, इधर ही करते हैं, इधर ये पार्ट आधा पार्ट इधर होगा। लेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो ये होगा क्या 5q, यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि p की जगह पर 5c है। आप c या कांस्टेंट k लेट कर सकते हैं, मान लीजिए k लेट कर लिया, p की जगह पर 5k है। अब 5k रखा तो यहां पर मैं क्या करूंगा, p की जहां यहाँ p है, p की जगह पर 5k बिठा के पुट कर दूंगा, इस पहली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहां हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर था, p की जगह पर मैंने पुट किया तो 5k का होल स्क्वायर हो गया। तो 5p स्क्वायर इधर लिखेंगे और 5 का q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए q स्क्वायर इधर होगा तो इसको लिख सकते हैं 25/5, आ जाएगा 5k स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है? जब 5 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जो q से डिविजिबल होगा, सेम यही लाइन यहाँ पर आपको लिख देनी है, 10q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन वही सेम वैल्यू लिख देनी। तो इसका मतलब ये नंबर भाई ये रैशनल रहा ही कहां, ये नंबर जो है वो इट इज डिविजिबल बाय ये 5 भी इससे डिविजिबल है। तो यहां पर हम अभी लाइन लिखेंगे, यहां पर आपको लिखना कंपलसरी है, 10 आवर assumption इज इनकरेक्ट। हमारा assumption इनकरेक्ट हो गया, जो हमने लेट किया था वो इनकरेक्ट हो गया। और यहां पर क्या प्रूफ हुआ कि √5 जो है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। बस इतनी कहानी आपको लिखनी होती है भाई साहब, और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपको इतना, एक बार मैं फिर से फटाफट एक्सप्लेन, आपको बोला गया √5 को इरेशनल प्रूफ करो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो डजंट मैटर। तो आपको क्या करना है, लेट कर लेना है कि वो नंबर रैशनल होगा। हमने ये मान लिया, मानने के बाद क्या, रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में होता है तो हमने इसको p बाय q की फॉर्म में रखा। और हमने एक चीज लिखी व्हेन, कब, व्हेन लिख देते हैं व्हेन, जब p और q क्या होगा, को प्राइम होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो करेगी। मैंने दो तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमारी इक्वेशन बनी। जब ये हमारा 5q स्क्वायर इस p स्क्वायर के बराबर आ गया तो हमने ये मान लिया कि p स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब p भी हमारा 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमने ये लिखा। फिर उसके बाद हमने p की जगह पर 5k लेट कर लिया, तो k लेट किया तो यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर। फिर उसके बाद इस 5 को इधर डिविजिबल में ले आएंगे, तो यहाँ पर 5 अगर 25 से डिवाइड होगा तो 5k स्क्वायर आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो गई कि अगर यहाँ हम कुछ पुट करेंगे तभी तो q स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हो गया कि हमारा एडप्शन गलत हो गया, जो हमने लेट किया था कि रैशनल इरेशनल होगा वो हमारी चीज गलत हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि √5 जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। और हमारी जो हमने लेट किया था वो गलत हो गई, ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। अब क्लियर हो गया, इसको आप समझ सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और चाहे तो इसका फॉर्मेटिंग आप लिख सकते हैं कहीं पर। ठीक है, अब एक बात बेसिक से इस चैप्टर में बताना है, ताकि इस पहले बता देना चाहिए था लेकिन अभी बता देता हूँ, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत ही आसान था। रैशनल इरेशनल आपको पता ही होगा भाई साहब। देखिए रैशनल क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो कि p बाय q की फॉर्म में हो। p बाय q की फॉर्म में मतलब मान लीजिए 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, या आपका सिर्फ 5 हो गया। 5 हो गया तो नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी p बाय q फॉर्म में होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो है तो रैशनल नहीं होगा। इरेशनल नंबर वो होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में ना हो, जैसे कि हमारा √2। अब √2 क्या है, ये हमारा इरेशनल है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं √4 तो आप कहेंगे यहाँ रूट लगा, ये भी इरेशनल होना चाहिए था। नहीं यार, ये √4 लगाए तो इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के क्या 2/1 नहीं लिख सकते? ये रैशनल है, जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है वो रैशनल है, ये रैशनल है। √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, या हमारा पाई हो गया, ये सभी रैशनल नंबर होते हैं। या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.33334, ये हमारे जो नंबर रिपीटेबल होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब ये बात नहीं समझेंगे आप, बस रूट की वैल्यू को समझेंगे। ठीक है, ज्यादा लॉजिक डीपली नहीं जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझ में आया। अब देखिए